हेलो एवरीवन, क्लास 11th थर्मल फिजिक्स कैलोरीमेट्री। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा बच्चों वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट पर। तो कैलोरीमेट्री में हम, जैसा कि आपको पता है, हीट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट को पढ़ा और जो आज पढ़ेंगे हम उससे आगे मोलर स्पेसिफिक हीट होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रीवियस जो लेक्चर है वो देखा हुआ है ठीक से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लेक्चर में, आप इजीली समझ पाएंगे। और नहीं देखा है तो एक बार वो देखिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट आता है आपको तो मोलर स्पेसिफिक हीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। स्पेसिफिक हीट की अगर मैं पहले बात करूं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू एस। स्पेसिफिक हीट हमने लिखा किसी सब्सटेंस के लिए एम डेल्टा टी, एम मास ऑफ सब्सटेंस और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। हमने डिफाइन किया था बच्चों स्पेसिफिक हीट को कि कोई भी सब्सटेंस है 1 ग्राम उसका मास है, अगर ये m जो है 1 ग्राम ले और चेंज इन टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस दिखाएं या 1 केल्विन लिखें, एक ही बात है, तो हम जो हीट सप्लाइड है उसको कह सकते हैं वही क्या है उस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट है। तो डेफिनेशन में हमने इसको डिफाइन किया था, लिखा था कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। सिमिलरली हमें यहाँ भी एक डेफिनेशन लिखनी है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए लिखेंगे। यहाँ थोड़ा मोल कंसेप्ट का यूज होगा, देखिए कैसे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole substance through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट रिक्वायर्ड है, हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी उसके लिए बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए ये रिलेटेड है उसी फॉर्मूले से, तो मैं हीट सप्लाइड को लिख सकता हूं एस एम डेल्टा टी। यहां पर बच्चों एम जो है वो क्या था, उस सब्सटेंस का मास था। अब जरा देखिए, मैं यहां पर अगर लिखता हूं कि मोल 1 मोल, तो आपको याद आएगा 1 मोल इज इक्वल्स टू जो एवोगैड्रोस नंबर, तो एक नंबर पार्टिकल का 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लीजिए कार्बन एटम है कोई 612 है, तो सबको पता है ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये उसका एटॉमिक मास और मास नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो एटॉमिक मास है बच्चों ये पर मोल पे होता है। इट मीन्स कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स जो होंगे उनका मास इन ग्राम में कितना मिलेगा, 12 ग्राम। ओके, यही होता है मोल कंसेप्ट, और यही हम जो लिखते हैं किसके बराबर होते हैं इतने पार्टिकल, इसको लिखते हैं 1 मोल। तो क्लियर है यहां से। अब मैं यहां पर, अब आप एटम ले लीजिए, कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल H2O एक मॉलिक्यूल, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम कितना कहेंगे, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में यहाँ H2O के वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स कहेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, जो कि 1 मोल के इक्वल हम लिखते हैं। तो ये उसका बच्चों क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। इसको मैंने कैपिटल M लिख लिया। इसमें कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1 मोल, 6.023 इंटू 10⁻23। आ रहा है समझ में। देखिए तो अब हम यहां से कैसे कहेंगे इसको आगे, मुझे देखना है कि इस स्मॉल m में, देखिए मैंने दो अलग अलग सिंबल यूज किए, एक तो कैपिटल M, इसको मैं यहां कह रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या एटॉमिक वेट,
तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट में कह रहा हूँ, सब्सटेंस जो है उसके मॉलिक्यूल्स के लिए m हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों हम लिखेंगे कि m ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है यहां मिलेंगे, तो हम लिखेंगे 1 मोल। तो 1 ग्राम में सर कितने होंगे, 1 अपॉन में m मोल। तो m ग्राम में कितने होंगे पार्टिकल्स, तो क्या लिखना है, m अपॉन में m, ये नंबर ऑफ मोल्स हुई n, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने किसके अंदर, m ग्राम सब्सटेंस के अंदर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो कैपिटल M था इसमें ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट बन गया, तो m ग्राम में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो m ग्राम 1 मोल, 1 ग्राम 1 अपॉन में m मोल, m ग्राम स्मॉल m सब्सटेंस का मास, तो m अपॉन में m नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स यहां से लिख लिया हमने। अब जो हमारा ये फॉर्मूला था Q, जो Q हम लिख रहे हैं Q इज इक्वल्स टू एस m डेल्टा T। देखिए जरा बच्चों, यहां से हम इस स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल n और इनटू में कैपिटल M। मैं n को आगे लिख रहा हूं और यहां पर कैपिटल M, ठीक है, और बाकी ये स्मॉल m की जगह, और फिर बाकी क्या था, s डेल्टा T। देखिए स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए था, m इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, तो m ग्राम के लिए। इतनी इतनी जो टर्म है इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। कैपिटल C का सिंबल देते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इसको क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलिए यहां लिख देता हूं, यहां देखो फिर से Q इज इक्वल्स टू था एस m डेल्टा T। m ग्राम में हमने यहां देखा नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, n, तो हम इस m को लिख देंगे स्मॉल n कैपिटल M साथ में s डेल्टा T। ये s जो था वो क्या था, स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना रेज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास कितने ग्राम है, m ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो ये जो टर्म है इतनी इतनी, इसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। और ये किसका मास था, ये 1 मोल के लिए। अब जितने भी मोल आ रहे हैं उससे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो हमारा फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल्स टू एन सी से याद रखना, कैपिटल C मोलर स्पेसिफिक हीट, और साथ में डेल्टा T। क्लियर, एंड C इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज मोलिकुलर वेट हो गया उसका, और इनटू में S क्या है, स्पेसिफिक हीट, और कैपिटल C जो है क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी डेफिनेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट। इससे पहले पढ़ा हमने स्पेसिफिक हीट और अब पढ़ा है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे उसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट। और हम थोड़ा सा यहाँ मोल कंसेप्ट का यूज करके इसको आगे करते हैं। क्लियर है, आ गया समझ में। और अब देखिए आप यहाँ से इसकी यूनिट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं सी के लिए। तो सी को अगर मैं यहीं रखता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यस। तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ आ गया हमारा एन सी डेल्टा T, और C इसमें क्या है, मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट। देन C इज इक्वल्स टू Q और डिवाइड बाय N डेल्टा T। अब बच्चों हीट के लिए क्या लिखेंगे हम, जूल, और N क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल, और टेम्परेचर चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोलर स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट जो टर्म आती है कैलोरीमेट्री से, ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि लिखते हैं वाटर इक्विवेलेंट से। वाटर इक्विवेलेंट बच्चों हेडिंग में ही जो है इसका कंक्लूजन है, हेडिंग ही यहाँ एक्सप्लेन कर रही है इस टॉपिक को। देखिए मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ और फिर समझते हैं कि क्या डेफिनेशन में बताया गया। तो जो वाटर इक्विवेलेंट है, हम कह सकते हैं द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी
is defined as the mass of water, is defined as the mass of water वाटर का वो मास which requires the same amount of heat, which required the same amount of heat, किसके सेम, अभी लिखते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट as is required, as is required by the given body, by the given body for the same rise of temperature, for the same rise of temperature। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को पूरा और फिर समझते हैं। तो देखिए वाटर इक्विवेलेंट किसी भी बॉडी के लिए क्या होता है, इज डिफाइन एज द मास ऑफ वाटर, वाटर का वो मास जो कि जिसको कि रिक्वायर है सेम अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट, जो कि किसी भी गिवन बॉडी को थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर या सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नहीं आया समझ में, अभी आएगा। देखिए मैंने कहा यहाँ कोई भी मेरे पास एक बॉडी है ये, और यहाँ मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें एक वाटर की कोई क्वांटिटी कंटेन है। अब सपोज बच्चों मैंने इसको हीट सप्लाई किया और मान लीजिए स्पेसिफिक हीट बॉडी के लिए मैंने SB से लिख लिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, और MB मास ऑफ बॉडी हो गया। मैंने यहाँ इसको हीट सप्लाई किया Q, इसका टेम्परेचर राइज हो गया, चेंज हो गया डेल्टा T। अब यहाँ कह रहा है वाटर के लिए भी आप उतनी ही हीट दें इसको Q, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वो उतना ही टेम्परेचर अपना राइज कर ले, तो वाटर के इस मास को बच्चों बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। आया समझ में, न्यूमेरिकली वैल्यू को लेके समझ सकते हैं। सपोज करो मैंने इसको 10 जूल हीट दिया जिससे इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ भी आपको 10 जूल हीट ही देना पड़ेगा उस वाटर को, तो उसका टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस। तब ये जो क्वांटिटी है ना, ये इसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वाटर इक्विवेलेंट, किसके लिए, इस बॉडी के लिए। ठीक है भाई, मान लो आपने पहले ज्यादा वाटर ले रखा था और टेम्परेचर 10 जूल से वो 1 डिग्री सेल्सियस ही राइज हो रहा था, और हमें कितना राइज करना है, 2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करना पड़ेगा, वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कुछ वाटर। तो ऐसे हमें इतना ही वाटर रखना है जो कि 10 जूल पे कितना टेम्परेचर राइज कर ले, 2 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी के इक्वल। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए हम क्या मैथमेटिकल टर्म्स लिखेंगे, मैं यहाँ फॉर बॉडी के लिए लिखूं पहले, तो बच्चों बॉडी के लिए हम कहेंगे जो Q है इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और चेंज इन टेम्परेचर। फॉर वाटर के लिए इतनी हीट दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर, और इसको वाटर इक्विवेलेंट कह रहे हैं, तो W से सिंबल दो इसका, वाटर इक्विवेलेंट, मास ऑफ वाटर, और टेम्परेचर कितना राइज हुआ, डेल्टा T। इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने से डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारा MB मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये वाटर का वो मास। और अगर आप वैल्यू रखना चाहें सीजे सिस्टम में, तो स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो W आ गया हमारा वाटर इक्विवेलेंट, वो मास ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी के इक्वल। ठीक है, आया जी यहाँ से समझ में, इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या यूज है सर इसका, देखिए ये जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई है कैलोरीमेट्री के अंदर, फर्स्ट टर्म स्पेसिफिक हीट, सेकंड टर्म मोलर स्पेसिफिक हीट, फिर हमने पढ़ा वाटर इक्विवेलेंट, फिर एक और आएगा इसमें लेटेंट हीट, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस वाटर इक्विवेलेंट का यूज करते हैं हम कैलोरीमीटर के अंदर, जो कि हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों। चलिए वहां चलते हैं, और फिर हम क्वेश्चन, टाइम बचता है तो क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज कल क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। अब जो यहाँ हमारा आज का टॉपिक है अगला, वो है बच्चों कैलोरीमीटर।
देखिए कैलोरीमेट्री अलग है, वो पूरा ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, और यहाँ एक कैलोरीमीटर एक डिवाइस है। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैसे निकालें किसी सब्सटेंस के लिए। तो कैलोरीमीटर का हम यूज करते हैं, यूज टू फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। देखो बच्चों क्या क्या अरेंजमेंट है ये इसमें, तो एक डायग्राम इसमें ड्रा करेंगे हम। इस तरह से ना पूरा एक कंटेनर होता है, ये इसकी आउटर जैकेट बोल देते हैं हम इसको, हीट इंसुलेटिंग है ये चारों तरफ से। अब इसमें है क्या क्या, इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इसमें लगा हुआ है एक स्टिर जो कि मिक्स करने के लिए, और साथ ही इसमें यहां हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए दिखाते हैं थर्मामीटर। ऐसे इसमें थर्मामीटर लगा हुआ है, रीडिंग है जिसपे, ठीक है। और इसके भी इन बीच बीच में ये ग्लास वूल है बच्चों, ये हीट इंसुलेटिंग बनाने के लिए। मतलब ये है कि सराउंडिंग से ना तो अंदर हीट जा सकती है ना अंदर से कोई हीट बाहर आ सकती है। तो ये है इसमें ग्लास वूल बोल रहे हैं हम इसको, और ये इसकी आउटर जैकेट है हीट इंसुलेटिंग, वुडन जैकेट भी बोल देते हैं इसको, वुडन की बनी हुई है। और यहां जी हमने यूज किया थर्मामीटर, और बच्चों ये है स्टिर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये स्पेसिफिक हीट निकालने के काम आएगा किसी सब्सटेंस की। अब मैं यहां पर मान लेता हूं मेरे पास ये कोई एक सब्सटेंस है ए, इसका मास है m1। तो हम पहले कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस, एस इसकी स्पेसिफिक हीट जो हमें फाइंड आउट करनी है, T1 मान लीजिए इसका टेम्परेचर, किसका, सब्सटेंस का, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इस कंटेनर में वाटर, इस कंटेनर में हम वाटर का यूज करते हैं, ये वाटर, ठीक है। तो यहां हमने M2 मान लिया मास ऑफ वाटर जो कि सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, और इसके बाद हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को लिख सकते हैं SW से, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो कि कितनी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों T2 हमने मान लिया यहां टेम्परेचर ऑफ वाटर, और W हमने लिखा है यहां वाटर इक्विवेलेंट, किसके लिए, फॉर कैलोरीमीटर के लिए। अब क्या है ये कैलोरीमीटर, ये जो आप देख रहे हैं ना सिलेंड्रिकल कंटेनर में एक स्टिर लगी हुई थर्मामीटर, ये कैलोरीमीटर है। तो इसका भी कुछ मास होगा और इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, तो वो हमने जो मास है वो हमने किसके इक्वल रखा है, उस वाटर इक्विवेलेंट के बराबर। तो ये जो बॉडी है, ये जो कैलोरीमीटर है, इसमें W जो है क्या है, इसका मास, मतलब वाटर का मास है, लेकिन वो वाटर किससे कंपेयर कर रखा है, इन दोनों से, मतलब कि थर्मामीटर और स्टिर से, ठीक है। तो यहां जो W है इसको मैं लिख रहा हूं वाटर इक्विवेलेंट, ये किसके लिए वाटर इक्विवेलेंट हो गया, कैलोरीमीटर के लिए। और T2 ही जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। समझिएगा भाई पूरा ध्यान से देखो क्या बताया मैंने, कि यहां पर
हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास है m1, उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है, T1 उसका टेम्परेचर है, m2 मास इसके अंदर जो ले रखा है वाटर का, स्पेसिफिक हीट वाटर की, T2 टेम्परेचर वाटर एंड कैलोरीमीटर। अभी हमने सब्सटेंस को इसमें नहीं रखा है, वो बाहर ही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर वाटर का और कैलोरीमीटर का इनका तो सेम ही मिलेगा। थर्मामीटर का वही टेम्परेचर होगा और वाटर का भी वही टेम्परेचर होगा, स्टील का भी वही टेम्परेचर होगा। और W जो है वो मास उस वाटर का जो कि हमने कंपेयर कर रखा है इन दोनों इसके लिए बॉडी के लिए, जो कि कैलोरीमीटर जिसको हम कह रहे हैं। ओके राइट। अब मैं यहाँ एक कंडीशन ले रहा हूं कि मान लीजिए सब्सटेंस का टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2। T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो यहाँ T1 जो टेम्परेचर है वो हमने क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया। किससे? कैलोरीमीटर और वाटर से। अब होगा क्या? जैसे इस सब्सटेंस को आप बच्चों जैसे ही सब्सटेंस को आप कैलोरीमीटर में रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था, तो सब्सटेंस टेम्परेचर का क्या करेगा? लॉस करेगा। और जो कैलोरीमीटर और जो वाटर है वो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। कब तक होगा ऐसा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इनका इक्वल ना आ जाए। तो हम मान लेते हैं लेट T जो है यहाँ कॉमन टेम्परेचर है, कॉमन टेम्परेचर है। तो जो कैलोरीमीटर है ना वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि लॉस होगा कैसे? हमने चारों तरफ से हीट इंसुलेशन कर रखा है उसको। तो प्रिंसिपल हम यही लिखते हैं इसका कि जो हीट लॉस किया एक बॉडी ने, हीट लॉस बराबर होता है जो दूसरी बॉडी ने हीट का गेन किया। क्योंकि हीट एक एनर्जी है, तो ये बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा। क्लियर मेरी बात? तो अब हमने लिखना है कि कितना हीट। अब हीट का लॉस किसने किया बच्चों? सब्सटेंस ने लॉस किया। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मान लो सब्सटेंस का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर मान लेता हूं मैं 30 डिग्री सेल्सियस। तो सब्सटेंस क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा। और कैलोरीमीटर और वाटर क्या करेगा? गेन करेगा। और मान लो ऐसे गेन करने के बाद इसने लॉस किया, इसने गेन किया, कॉमन टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब दोनों का ये टेम्परेचर हो गया। तो हम लिखेंगे हीट लॉस बाय सब्सटेंस। कितना हीट का लॉस किया सब्सटेंस ने। तो हीट लॉस या हीट गेन का जो फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल्स टू, उसी से लिखेंगे। तो लिखवाइए अब इसको। यहां लिखेंगे S मास सब्सटेंस M1। अब गलती होती है टेम्परेचर चेंज लिखने से। पहले टेम्परेचर कितना था? 50, अब कितना आया है? T। तो चेंज कितना हो गया? 40। अब जो आया तो 10 का चेंज हो गया। तो इस T1 में से T को माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको? T1 माइनस T, चेंज इन टेम्परेचर किसका? ये सब्सटेंस का। अब इधर इज इक्वल्स टू हीट गेन किसने किया? वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। तो वाटर का मास कितना? M2। और कैलोरीमीटर का मास कितना? वो वाटर इक्विवेलेंट है W। और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 होती है यहाँ। और वाटर इक्विवेलेंट है हमने ले रखा है, ठीक है। तो वहां दोनों की जो स्पेसिफिक हीट लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसीलिए ये जो टर्म है इसको इन्वॉल्व किया है वाटर इक्विवेलेंट को। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता? इस कैलोरीमीटर का स्टीर का अलग स्पेसिफिक हीट लिखना पड़ता, वाटर का अलग स्पेसिफिक हीट लिखना पड़ता। लेकिन हमने जो ये कैलोरीमीटर ले रखा है ये किसके इक्वल ले रखा है? वाटर इक्विवेलेंट। मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ हीट लेके उतना ही टेम्परेचर इसका चेंज होगा जितना ही वाटर का चेंज हो रहा है। तो वाटर के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ कैलोरीमीटर और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई? 1 हो गई। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, या लिखना चाहो तो यहाँ 1 करके दिखा सकते हो। और भाई इसने कितना टेम्परेचर चेंज कर लिया अपना? 30 से 40। तो 40 माइनस में 30, इट मीन्स T माइनस T2। ये टर्म लिखनी आई कि नहीं आई, अब आपको ये चीज चेक करनी है, ठीक है। यहाँ जो W है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर इक्विवेलेंट को। तो वाटर इक्विवेलेंट इससे जो पहले मैंने आपको समझाया उसको पहले ठीक से समझो और उसका यहाँ यूज करो। अब बच्चों ये ना हमारे पास S स्पेसिफिक हीट, तो S आ जाएगा मेरा इसमें M2 प्लस W T माइनस T2, और नीचे डिवाइड करने पे M1 T1 माइनस T। ये हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं उस सब्सटेंस की जिस सब्सटेंस ने हीट का क्या किया? लॉस। और वाटर ने और कैलोरीमीटर ने क्या किया? गेन किया, ठीक है।
तो आप एक बार इसको ठीक से समझेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस क्वेश्चन से कोशिश करेंगे और ठीक से समझ में आए और क्लियर हो जाए हमारे को। तो एक क्वेश्चन है ये बुक में, और बुक में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में मिल जाएगा आपको, और उससे पहले सोल्ड एग्जाम्पल में भी दे रखा है, ट्राई करके देखेंगे उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन में लिखा है ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम, ए पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, इज केप्ट इनसाइड ए फर्नेस, इसको गर्म किया गया, इज केप्ट इनसाइड ए फर्नेस और फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर तक उसको गर्म किया गया, एंड देन पुट इन ए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर, एंड देन पुट इनटू ए कैलोरीमीटर, इन ए कैलोरीमीटर, अब उसको किस में रख दिया, कैलोरीमीटर में, और उस कैलोरीमीटर के लिए वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। देखो यहां यूज हो गया वाटर इक्विवेलेंट, किसके लिए दे दिया, ये कैलोरीमीटर के लिए। कितना दे दिया वाटर इक्विवेलेंट, 10 ग्राम, जिसमें ऑलरेडी कंटेन है, कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें वाटर भी कंटेन है 240 ग्राम सर, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर हो गया है। अब कायदा मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, द मिक्सचर अटेन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर आ गया ना, वो आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसमें बताना है फाइंड टेम्परेचर ऑफ आयरन, फाइंड टेम्परेचर ऑफ आयरन, वो जो आयरन था उसका कितना टेम्परेचर होगा, और गिवन है इसमें साथ में स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन विच इज इक्वल्स टू 470 जूल पर केजी पे है, पर डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि एक आयरन का पीस था, उसको पहले गर्म किया गया काफी देर तक, और फिर उसको रख दिया कैलोरीमीटर में। ये आयरन पीस का मास दे रखा है, और कैलोरीमीटर के लिए वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, W मिल गया हमारे को, और उसमें कंटेन था 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है ये मिक्सचर जो अटेन करता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ आयरन आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, अभी जो पीछे पड़ा है उसका डायरेक्ट यूज कर दो। अब मैं यहाँ कहूँ सब्सटेंस कौन है, आयरन है, और हमने सब्सटेंस का मास माना था m1, अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मास ऑफ सब्सटेंस 100 ग्राम, ठीक है, और ये टेम्परेचर कितना हो गया, 60 हो गया। तो स्पेसिफिक हीट आयरन की दे रखी है, अब उसमें हमने स्पेसिफिक हीट निकाला था, इसमें स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो हमें इसमें टेम्परेचर दूसरा बताना है। तो यहाँ आयरन की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 470 जूल, और नीचे क्या है, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, आप केजी से ग्राम बना सकते हैं कैंसिल आउट करने के लिए, और इसमें आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये कॉमन टेम्परेचर था, तो हम लिखेंगे कितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसका, T1 माइनस टी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ यहां पर हम लिखेंगे M2 मास वाटर का, जो उसमें कंटेन था 240 ग्राम, W यहाँ वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम, और सीजीएस में तो स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी हो जाती है 1, और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये दे रखा 20 से कितना हो गया 60, जिसको हमने लिखा था T माइनस T2, 20 से 60, तो कितना चेंज हो गया ये यहाँ से, एक मिनट, ये जो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 60 नहीं आएगा, यहाँ ये T1 माइनस टी चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है T1 माइनस T2, और हमें इसमें क्या निकालना है, T1 निकालना है, और T हमारे पास दे रखा है। अब भाई इसका प्रिंसिपल क्या था कि हीट गेन या हीट लॉस बाय सब्सटेंस इज इक्वल्स टू हीट गेन, तो यहां लिख देंगे भाई M1
एस स्पेसिफिक हीट आयरन और डेल्टा टी तो टेम्परेचर चेंज T1 माइनस टी इज इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ M2 और प्लस में W और यहाँ स्पेसिफिक हीट तो 1 ही है, बाकी T माइनस T2 और हमें सोल्व क्या करना है इसमें T1, क्योंकि यही T1 टेम्परेचर किसका था, आयरन का। वैल्यूज पुटअप करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे और यहाँ से आप आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यू यहाँ पर मास M1 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 470 जूल पर किलोग्राम, तो यहाँ पर आप 1000 ग्राम लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस, ग्राम से ग्राम तो ये कैंसिल हो जाएगा। और चेंज इन टेम्परेचर, अब यहाँ लिखेंगे आप T1 माइनस कॉमन टेम्परेचर कितना था 60, दूसरी तरफ M2 मास दे रखा है M2 240 और प्लस में W करेंगे तो 340 और मल्टीप्लाई में चेंज इन टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर कितना है 60 और ये T2 कितना था 20, आ रहा है समझ में, तो यहाँ आ जाएगा 40। अब बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से T1। अब ये T1 टेम्परेचर आएगा जो कि किस में आएगा हमारा, अब सेल्सियस में, फिर आप लास्ट में उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में, अगर आंसर केल्विन में निकालना है तो करके देखिएगा इसको पूरा सोल्व, और सोल्व करके इसका आंसर 953.6 डिग्री सेल्सियस चेक करना है, 953.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये डायरेक्ट बेस था किसके ऊपर, कैलोरीमीटर के, जो हमने फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। तो देखो आज यहाँ तक करो कैलोरीमीटर तक, और कल हम लेंगे इसमें अपना नेक्स्ट लेटेंट हीट का एक टॉपिक, ठीक है। बुक से क्वेश्चन ट्राई कर लेना।